सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती है, ज़रा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है। हम वैसे यहाँ मुख्तलिफ होने की नहीं, कुछ यकसानियत वाली बातें करने आए। क्या आप जानते हैं कि हमारे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एक वक्त की कांग्रेस से सबसे मजबूत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी में बहुत सारी चीज़ें एक सी हैं, मानो कोई किसी को फॉलो कर रहा हो। वैसे इंदिरा गांधी ने जो काम किए थे या जैसे फैसले लिए थे, भले ही इससे कुछ लोग इन्हें पसंद न करते हों, लेकिन इससे वो काफ़ी मशहूर और एक ताकतवर वज़ीर आज़म के तौर पर याद की जाती है। और लोगों का कहना है कि शायद मशहूर और मजबूत नज़र आने के लिए या शायद इंदिरा गांधी से भी ताकतवर नज़र आने के लिए मौजूदा सरकार ऐसे फैसले ले रही है। खैर, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे मोदी जी और इंदिरा गांधी में क्या चीज़ें एक जैसी हैं, कौन सी यकसानियतें हैं। हिंदुत्व दहाइयों से हमारे मुल्क की इंतहा पसंद तंजीम मानी जाती है, एक आइडियोलॉजी मानी जाती है, और पिछले 25 सालों से इसका ज़ोर बढ़ता जा रहा है और अब तो वो पावर में भी आ चुकी है। आपने क्रिस्टफ जेफ्रोलेट का नाम सुना होगा। जेफ्रोलेट बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और वो भारत के हालात और हिंदू नेशनलिज्म पर पिछले 30 सालों से रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने इस पर काफ़ी किताबें भी लिखी हैं। जेफ्रोलेट का ताल्लुक़ फ्रांस से है। जेफ्रोलेट साबिक़ में मशहूर यूनिवर्सिटीज़ जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, येल यूनिवर्सिटी हो या किंग्स कॉलेज लंदन में एज अ प्रोफेसर काम कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। वैसे हमने अपने इस शो दी बॉटम लाइन के पिछले एपिसोड्स में जेफ्रोलेट की किताबों पर भी प्रोग्राम पेश किए। जेफ्रोलेट ने इसी साल इंदिरा गांधी और इनके इमरजेंसी के फैसले को लेकर एक किताब लिखी थी जिसका नाम इंडियाज़ फर्स्ट डिक्टेटरशिप है। साथ ही उन्होंने रिसेंट में मोदी जी पर भी एक किताब लिखी है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो इसमें तकरीबन 1 लाख लोगों ने जेलों में उन्हें बंद कर दिया गया था। ये एक तरह का मास स्टरलाइजेशन कहा जाता है, जिससे तकरीबन 10 मिलियन लोगों पर असर पड़ा था। ये बहुत ही कम अरसे में हो गया था, सिर्फ 21 महीने के अरसे में। वैसे आज हम मोदी सरकार के 6 से 7 साल को इस तरह तो नहीं देख रहे हैं। मोदी सरकार पर हम बाद में आएंगे। सिर्फ इंदिरा गांधी ने अकेले ही इमरजेंसी का फैसला लिया था जिसके पीछे कोई मंसूबा नहीं था। शायद इमरजेंसी का आइडिया जनवरी 1975 से पाइपलाइन में मौजूद था, लेकिन अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला नहीं आता या कांग्रेस गुजरात इलेक्शन में हार नहीं जाती तो शायद इंदिरा गांधी इमरजेंसी का फैसला नहीं लेती थी। इसीलिए इमरजेंसी का फैसला पहले से प्लान नहीं माना जाता है। और आखिरी ये कि इस इमरजेंसी के फैसले के पीछे कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। इंदिरा गांधी ने अपनी पॉलिसीज़ और फैसलों में आम आदमी के मुकाबले में इंडस्ट्रीज़ और उनके मालिकों का ज़्यादा ख्याल रखा था। इसे एक तरह का सुल्तानी मूवमेंट कह सकते हैं, जो कि एक निजी डिक्टेटरशिप थी। इन वाक़यात को देखकर हमें आज में कुछ फ़र्क और कुछ यकसानियत नज़र आती है। एक तो ये कि पूरे मुल्क में सारी ताकत एक आदमी और एक औरत के हाथ में आ जाना या 2 लोगों के हाथ में आ जाना। इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे ताकत को संजय गांधी की मदद से अपने हाथों में लिया। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के पुराने खदावर नेताओं को चापलूसी के ज़रिए हो, खुशामद के ज़रिए हो, उन्हें हटा दिया और उनकी जगह ले ली। और ये भी कांग्रेस के निज़ाम के ख़त्म होने की एक अहम वजह बताई जाती है। हाँ, लेकिन ये भी एक वजह थी जिससे इमरजेंसी मुमकिन हो पाई, क्योंकि ख़ुद कांग्रेस में इंदिरा गांधी की मुखालिफत करने वाला उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। इसीलिए किसी ने इमरजेंसी की मुखालिफत नहीं की और वो सारा सिलसिला आगे बढ़ता गया। और हाँ, हमने इसी तरह का बदलाव बीजेपी में भी देखा है। बीजेपी जो कि बुनियादी तौर पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मानी जाती थी, जिसमें किसी एक या 2 आदमी के नाम से उसे नहीं जाना जाता था, बल्कि पार्टी लोगों से बड़ी होती थी। अब बिल्कुल पार्टी के मुकाबले पर्सनैलिटी से ज़्यादा पहचानी जाती है। और वहाँ जैसे इंदिरा गांधी और संजय गांधी 2 लोगों के हाथों में सारी ताकत थी, यहाँ आज भी 2 लोगों के हाथ में ताकत सिमट चुकी है, जिन्हें हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम से जानते हैं। और इसी वजह से आप इंदिरा गांधी और मोदी जी को सुल्तानिज़म की मिसाल दे सकते हैं। वैसे सुल्तानिज़म का ये जो कंसेप्ट है, इसे सबसे पहले मैक्स वेबर ने पेश किया था। सुल्तानिज़म उसे कहते हैं जब एक आदमी को अपने मन से कुछ भी करने का फैसला लेने या कुछ भी करने की ताकत हासिल हो जाए। वैसे सिर्फ ताकत अपने हाथों में ले लेने से ज़्यादा अहम है कि आप उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और अक्सर आपको जब इस तरह की ताकत मिल जाती है, जब अपना आप मनमानी करने वाली ताकत मिल जाती है, तो आप सिर्फ चंद और करीबी लोगों को ही फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी देखने में आई है। इस तरह हुकूमत चंद लोग चलाते हैं जो चंद लोगों के लिए ही महसूस भी होती है।
हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दरमियान और इसके कुछ वक्त बाद ही रिलायंस का ज़हूर हुआ था, धीरूभाई अंबानी का नाम देश में सामने आया था। आज तो हम देख ही रहे हैं कि रिलायंस का और अडानी का कितना ज़्यादा असर मौजूद है। इमरजेंसी के मुमकिन होने में हम सरकारी इदारों का रवैया भी जानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ जुडिशरी को ले लें तो उस वक्त सब ने देखा कि खुद सुप्रीम कोर्ट, जो कि कानून के मामले में सबसे बड़ा इदारा है, लेकिन इसने भी सरकार के सामने सर झुका लिया था। अगर जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत ना बचाई होती तो कोई कुछ ना कर पाता था। आज भी कई लोगों की ज़बानों से हम सुनते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फैसला नहीं देती। फिर बाबरी मस्जिद का केस ले लिया जाए, रफ़ाइल का मामला ले लिया जाए, कश्मीर से 370 हटाने का मामला हो, और इस जैसे बहुत सारे केसेस या मामले। कई मामलों में तो केसेस भी नहीं लिए जा रहे हैं। कश्मीर से दफ़ा 370 हटाने के खिलाफ जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है, उसके सालों गुजर जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई की तारीख नहीं मिल पाती। इस तरह के मामलात की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, और जो मामला अदालतों के साथ ही वहीं कुछ मीडिया के साथ भी है। आप देखें कि इमरजेंसी के वक्त किस अखबार ने इसकी मुखालिफत की थी। बहुत ही थोड़े से अखबार थे जिन्होंने ये काम अंजाम दिया था। जैसे इंडियन एक्सप्रेस का नाम आता है, दी स्टेट्समैन का नाम आता है। बाकी इनके अलावा जो थे उन्होंने अपना अपना फ़ायदा देखा था। दोनों सरकारों में डेमोक्रेटिक कल्चर कम होता नज़र आता है, फ्रीडम बहुत कम होती महसूस होती है, और बहुत कम लोग आवाज़ उठाते नज़र आते हैं। ये मिजाज हमको इन दोनों सरकारों में महसूस होता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी और मोदी जी के फैसले पॉपुलिज्म की बुनियाद पर नज़र आते हैं। जैसे हम इलेक्शन, जिसे जो है हम इलेक्शन ओरिएंटेड कह सकते हैं। इलेक्शन किसी भी नेता के नज़दीक इज्जत का सवाल होता है, हम ये जानते हैं, और जहां आपका ज़्यादा जोर अपनी इमेज पर हो तो फिर इलेक्शन की ज़्यादा अहमियत नज़र आती है। दोनों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें लोगों को हैरान करने की आदत थी और है। हम मोदी जी को एक जानिब पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात करते देखते हैं, तो दूसरी जानिब अचानक वहाँ बिरयानी खाने जाता हुआ भी देख लेते हैं। ये सब अपनी पर्सनालिटी को करिज्मेटिक दिखाने की कोशिशें हैं, ऐसा पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं। अचानक से फार्म बिल्स आते हैं और अचानक से चले भी जाते हैं ताकि आप चर्चा का हिस्सा बना रहे। इंदिरा गांधी का भी यही मामला था। इंदिरा गांधी भी हटकर फैसले लेने के लिए मशहूर थी। जैसे 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट का फैसला हो, या पाकिस्तान के खिलाफ जंग का मामला हो, या सिक्किम एनेक्सेशन का मामला हो, और मोदी जी भी इसकी बिल्कुल कॉपी करते हुए महसूस होते हैं। जैसे बालाकोट हो, नोटबंदी का ऐलान हो, कश्मीर से दफ़ा 370 हटाना हो। अच्छा या बुरा वो अलग बात है, लेकिन ऐसी चीज़ें करना जो पहले किसी ने ना की हो। इंदिरा गांधी और मोदी जी दोनों भी चूंकि करिश्माई लीडर बनवाने जाते हैं, इसलिए इनसे होने वाली जग जाहिर गलतियों पर इनके सपोर्टर्स इनसे दूर नहीं होते। इंदिरा गांधी के ना हुए थे और ना मोदी जी के होते हुए नजर आते हैं। वैसे एक और बात का पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने भी अपनी जनता से बात करने रेडियो का इस्तेमाल किया था, और आज मन की बात तो होती ही है। साथ ही दोनों ने अपने आप को विक्टिम की तरह पेश किया है। जैसे इंदिरा गांधी ने खुद के खिलाफ सिंडिकेट खड़े होने की बात की थी, खुद के मर्डर प्लान्स की बात की थी, सारी पार्टियों के खिलाफ खड़े हो जाने की बार बार उन्होंने बात की थी कि सब मिलकर मुझे हराना चाहते हैं। यहाँ मोदी जी ने चाय वाले से शुरुआत की, फिर फ़कीर आदमी होने की बात कही। साथ ही मोदी जी ने भी कहा कि उन्हें मारने की साजिशें हो रही हैं। मामला ISIS का नाम भी इसमें शामिल किया गया, उनके ज़रिए भी मनसूबाबंदी की बात कही गई। जब वो गुजरात के CM थे उस वक्त भी उन्होंने लश्कर तैयबा की बात की थी और एनकाउंटर्स करवाए थे कि लश्कर तैयबा उन्हें मारने की साजिश रच रहा है। तो ये जो है दोनों में हमको महसूस होता है। फिर इंदिरा गांधी के बारे में मशहूर था कि उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया था। उन्होंने स्टेट्स जो हैं, जो रियासतें हैं, उनके गवर्नर्स की पोस्ट पर अपने लोगों को बिठाकर वहाँ जहाँ उनकी हुकूमत ना हो इंटरफेयर किया। मिसाल के तौर पर 1969 में बंगाल में अजय मुखर्जी की यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार थी, फिर 1984 में आंध्र प्रदेश की NT रामाराव की सरकार के साथ भी उन्होंने ये किया था। मोदी जी के बारे में भी यही बातें कही जाती है। किसी रियासत में गवर्नर का इस सिंगल राजस पार्टी को सरकार न बनाने देना जो अपोजिशन से हो, और दूसरी रियासत में अपनी पार्टी को कम MLAs पर सरकार बनाने दे देना, जैसे गोवा, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में हमने देखा। खुद कर्नाटक का हाल भी हमने देखा। इंदिरा गांधी ने हुक्म मानने वाले लोगों को पार्टी का सदर बनाया, जैसे ज्ञानी ज़ैल सिंह हो, जिनके बारे में मशहूर हुआ था एक वाक़या कि उन्होंने इंदिरा गांधी की गाड़ी का दरवाज़ा उनके लिए आगे बढ़कर खोला था। या फ़खरुद्दीन अली अहमद का मामला हो कि 19 महीने लंबी इमरजेंसी का उन्होंने साथ दिया था। मोदी जी ने भी पहले अमित शाह को BJP का सदर बनाया और फिर उनकी जगह बदला तो उन्हीं को लाया जो उनके लिए लॉयल महसूस होते हैं।
इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा क़वानीन और दस्तूर में तब्दीलियाँ की थी, जिससे उनकी ताकत और ज़्यादा मजबूत होती हुई महसूस हुई। साथ ही इंदिरा गांधी ने लोगों की आज़ादी को कम किया था। उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत कम और चुनिंदा मौक़ों पर शिरकत की थी। यही मामलात हम मोदी जी के साथ भी देखते हैं। वो भी पार्लियामेंट में बहुत कम नज़र आते हैं। उन्होंने बिना बहस के 40 से ज़्यादा बिल्स पास करवा दिए। बहुत सारे फैसले मोदी जी ने अपने मिनिस्टर्स को बताए बिना जो है ले लिए। जैसे नोटबंदी का हम मामला देखते हैं, अपोजिशन के नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी उन्होंने जो है पार्लियामेंट में आने नहीं दिया था, उसे भी हटा दिया था। इंदिरा गांधी की तरफ आए तो फिर उन्होंने बैंकों को नेशनलाइज किया और आरबीआई के गवर्नर को भी अपने ताबे बना लिया था, ऐसे कहा जाता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के मालिक जैसे बिरला, टाटा और मफतलाल का सिक्का उनके दौर में चला। मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला किया। हालांकि उन्होंने इसके लिए बड़ी बड़ी वजूहात बताई थी, जैसे काला धन की बात की गई, आतंकवाद पर हमला कहा गया, डिजिटल इकोनॉमी को फ़रोग देने की बात कही गई, जारी नोट की बात की गई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। हद तो यह है कि मोदी जी और उनकी सरकार अब खुद इतने बड़े फैसले को याद नहीं करते हैं, उसकी बरसी नहीं मनाते हैं। इस दौरान हमने आरबीआई का हाल देखा। नोटबंदी के मौके पर एक गवर्नर इस्तीफा देते हैं, दूसरों का भी वही हाल होता है। आरबीआई का पैसा ज़बरदस्ती ले लिया जाता है। आज तो बिजनेसमैन का सिक्का खूब बोलता है, जिसमें अंबानी और अडानी और दूसरे चंद नाम सबसे आगे नज़र आते हैं। इंदिरा गांधी भी खुलकर पाकिस्तान को ललकारती में नज़र आती थी ताकि अपने हक़ में माहौल बनाया जाए। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को ललकारा। बांग्लादेश इवन ये कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने की जंग जीतने के बाद भी उन्होंने वो ललकारना जारी रखा। उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान से नफरत को जिंदा रखा। मोदी जी ने पाकिस्तान के उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के घर अचानक पहुंचकर बिरयानी खाने के बाद और पठानकोट में आईएसआई को बुलाने के बाद भी पाकिस्तान से डर पैदा किया और उसको ललकारा। एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, तो दोनों मामला चलते रहे। इंदिरा गांधी के बारे में ये भी आता है कि उन्होंने जुडिशरी अदालतों को अपने काबू में रखा था। जैसे उन्होंने 3 हकदारों को बाजू हटाते हुए जस्टिस ए एन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था, ऐसा कहा जाता है। अपने पसंद के लोगों को आर्मी का हेड बनाया। इमरजेंसी लगने के बाद देश की 9 हाई कोर्ट्स ने फैसला दिया था कि वो लोग जिनको सरकार ने गिरफ्तार किया है, इसके खिलाफ अदालत में अर्जी वो डाल सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ए.एन. रे की सरबराही में इस फैसले को बदल दिया था कि आप नहीं अपील कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट पर भी सरकार का दबाव महसूस किया जाता है। लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में चुनिंदा केसेस रोकने या चुनिंदा जजों को देने की बात की जाती है। जस्टिस के तकर्रुर में देरी की भी बात आई है। जैसे साबिक चीफ जस्टिस ने टी.एस. ठाकुर ने इस बात को बार बार उठाया था। जस्टिस के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हाई कोर्ट में रहते हुए सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। मोदी जी ने फिर बिपिन रावत को उनके मौका आने से पहले आर्मी चीफ बना दिया, ये भी बात कही जाती है। ईडी चीफ के एक्सटेंशन की बात हालिया हमारे सामने मौजूद है। तो ये सारी जो है इस सेक्शन में भी हमको सिमिलैरिटी दिखती है। अब अगर हम प्रेस फ्रीडम की तरफ आते हैं तो उससे मुताल्लिक़ इंदिरा गांधी के बारे में भी आता है कि उन्होंने ख़ास तौर से प्रेस फ्रीडम और उमूमी तौर पर लोगों के पॉलिटिकल फ्रीडम को बहुत कम एहतराम दिया था। इसीलिए उन्होंने एमरजेंसी लगा दी थी, जिसमें हर शहरी के हुकूक ख़त्म या कम कर दिए गए थे। और आज के दौर में मीडिया का जो हाल है तो इसे सारा देश गोदी मीडिया कहकर पुकारता है। कहा जाता है कि मोदी जी के दौर में तो मीडिया पर ज़्यादा दबाव रखा गया है। मीडिया या तो वही बताता है जो सरकार इसे बताने के लिए कहती है, और आगे बढ़कर सरकार के गलत फैसलों का पूरी तरह से लगकर बचाव करते हैं। वैसे लगता नहीं कि आज की मीडिया दबाव में है, बल्कि वो नज़रें बिछाए साथ मोदी जी के साथ खड़ी नज़र आती है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ अब जो सोशल मीडिया है, तो मोदी सरकार इस पर भी काबू हासिल करने की कोशिश में है। हालांकि मोदी जी ने किसी इमरजेंसी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन समाजों के दरमियान, कम्युनिटीज़ के दरमियान सोशल व पॉलिटिकल टेंशन्स इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, जिसमें हम लिंचिंग को फिर देखते हैं, बीफ बैन है, घर वापसी, लव जिहाद जैसे चीज़ों से फितने पैदा होते हुए देख रहे हैं। नफ़रत की सियासत तो दोनों जगह मौजूद नज़र आती है। लोगों से ऐसा बदला लेना जैसे वो पर्सनल लगे। हम कुछ वक्त पहले ही पी चिदम्बरम का हाल देख सकते हैं कि जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने अमित शाह जी के साथ क्या किया था और आज फिर उनके साथ क्या हुआ। इंदिरा गांधी और मोदी जी दोनों की सरकारों में सिर्फ चंद लोगों की चलती नज़र आती। बहुत सारे कैबिनेट मंत्री सिर्फ नाम के मंत्री थे, और आज के दौर में भी यही हाल है। तब इंदिरा गांधी और वाई.बी. चौहान के नाम थे, और आज मोदी जी और अमित शाह के नाम हमें नज़र आते हैं। इस वक्त भी इंदिरा गांधी पहले खुद फैसले ले लिया करती थी और बाद में कैबिनेट मीटिंग में उसे मंजूरी दी जाती थी। आज भी ये मंजर हमको देखने मिलता है। ये कहा जाता है कि कई सेंट्रल मिनिस्टर को नोटबंदी का ऐलान बाद में मीडिया के जरिए पता चला था। दोनों के दौर में सरकारी इदारों की हैसियत और उनकी आज़ादी ख़त्म नज़र आती है।
जैसे इलेक्शन कमीशन का मामला हो, इंदिरा गांधी के दौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके बारे में आता है कि वो पीएमओ के इशारों पर काम करते थे। आज भी इलेक्शन कमीशन के कई फैसलों पर कड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी और मोदी जी दोनों ने सीबीआई, ईडी और आईबी का अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया था और किया जा रहा है। दोनों के दौर में ऐसे तमाम सरकारी इदारों की आज़ादी ख़त्म होती हुई महसूस होती है। दोनों ने खुद की पर्सनालिटी को इलेक्शन में मेन मुद्दा बनाया, अपनी पार्टी ना अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, बस अपनी ज़ात। इंदिरा गांधी के दौर में नारा था वो इंदिरा को ख़त्म करना चाहते हैं और इंदिरा गरीबी को ख़त्म करना चाहती है। और मोदी जी ने भी इसी तरह का नारा दिया था, जैसे वो लोग मोदी को बाहर निकालना चाहते हैं और मोदी करप्शन को बाहर निकालना चाहते हैं। साथ ही हमने अब की बार मोदी सरकार के नारा या फिर एक बार मोदी सरकार का नारा सुना। हमने कभी बीजेपी सरकार फिर एक मरतबा ऐसा नारा नहीं सुना। हद तो यह है कि मोदी जी की इमेज को भगवान की तरह पेश कर दिया गया। इंदिरा गांधी के दौर में उनकी पार्टी सदर DK बारवा ने नारा दिया था कि इंदिरा ही इंडिया है और इंडिया ही इंदिरा है। यही तकरीबन नारा हमने आज मोदी जी के बारे में भी सुना है। दोनों के दौर में ऐसा वक्त आया था और आया है कि तमाम अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ खड़े, उनको हराने के लिए एकजुट हुए थे। और आज भी हम देख रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। हमारे मोदी जी और इंदिरा गांधी की बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ जो हैं हमें नज़र आती हैं। हमने उसको आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमारे इस वीडियो को रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा फैले, और हमें बताएं कि आप किस तरह के वीडियोज़ हमारे चैनल के ज़रिए चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर दोबारा दी बॉटम लाइन के अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।